नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ खास मुद्दे पर बातचीत होती ही है। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी और बातचीत का मुद्दा है कि एनडीए इस बार 2025 के चुनाव में एनडीए के सामने मुश्किलें बड़ी हैं। एनडीए में पहली बार नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी, ये सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले कई बार ये संगठन बदल जाता था, एनडीए में पार्टियां बदल जाती थीं, लेकिन ये पहला मौका है कि ये सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो टिकटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा झोल एनडीए में देखने को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही किसको कितनी टिकटें मिलेंगी और कौन सी पार्टी कितनी बड़ी दावा करने वाली है, इस सब पर चर्चा करेंगे। मुश्किल ये है कि चिराग पासवान इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा सीटें मांगेंगे, जीतन राम मांझी भी अपनी तरफ से सीट मांगेंगे। और इस बार अगर वीआईपी भी इसमें शामिल हो गया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि मुकेश सहनी को भी अपने गठबंधन में शामिल किया जाए, तो अगर वीआईपी भी इसमें शामिल हो जाती है तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है भोलानाथ जी आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि सभी पार्टियों ने कमर कस के तैयारी शुरू कर ली है। 2025 की जंग अब बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आपको क्या लगता है, एनडीए की मुश्किलें ज़्यादा हैं या सब कुछ आसानी से हो जाएगा? धन्यवाद रवि रंजन जी और लाइव बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा आप बता रहे हैं कि एनडीए के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर आप पिछले दो चुनावों के बरक्स इस पर थोड़ा सा विचार करें, रोशनी डालें, तो आप देखेंगे कि 2020 के चुनाव में अधिक सीटों की डिमांड करने और उस पर समझौता नहीं हो पाने के कारण चिराग पासवान की पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। ठीक है, तो अलग चुनाव वो लड़ी तो थी 135 या 37 सीटों पर, लेकिन बहुत कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। एक सीट ही वो जीत पाई थी, लेकिन 135 पर लड़े थे। हाँ, एक जीत पाए थे। लेकिन ये जीतना इनके लिए जितना ये नहीं रहा, महत्वपूर्ण नहीं रहा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव, कि इनके उम्मीदवारों के कारण जदयू के कई उम्मीदवार हार गए और इसकी टीस आज तक नीतीश कुमार के दिल में कहीं ना कहीं दबी हुई है। माने नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, इसके पीछे चिराग पासवान थे। चिराग पासवान ने भाजपा के कई बागी उम्मीदवारों को या जिनको वहाँ टिकट नहीं मिल पाया, उन लोगों को भी अपने खेमे से लड़ाया। नतीजा ये हुआ कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि ये उम्मीदवार भाजपा के पहले थे, अब चिराग की पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ये किसके हैं, इस तरह के कई तरह के भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसमें जदयू के कई उम्मीदवार हार गए। बाद में कई आरोप प्रत्यारोप आए कि भाजपा ने ही जानबूझ करके इस तरह का दांव खेला। ये नीतीश कुमार का आरोप नहीं था, उनकी पार्टी के कई नेताओं का दावा प्रतिदावा आया कि उनको जानबूझकर कई सीटों पर हराया गया, जदयू को जानबूझकर तीसरी पार्टी बनाया गया। तो एक स्थिति तो ये थी कि पिछले बार यानी कि 2020 के चुनाव में लोजपा रामविलास पासवान चिराग की पार्टी 135 सीटों पर लड़ी और जीत एक पर हासिल कर पाई, अलग लड़ी थी। जो एनडीए के फोल्ड में जो दल लड़े उसमें 4 ही थे, एक जदयू, भाजपा और वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम। अब ये एक तय हुआ था कि चूँकि जीतन राम मांझी नीतीश जी के आग्रह पर, न्योता पर एनडीए फोल्ड का हिस्सा बने हैं, तो उनको सीटें जदयू देगा और वीआईपी को भाजपा लेकर आई थी, तो ये तय हुआ था कि वीआईपी को सीटें भाजपा देगी। अपने कोटे से दोनों। आप थोड़ा सा याद करें, 2020 के चुनाव में पहले मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी के साथ
महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी के साथ थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी ने मुकेश सहनी की पार्टी के लिए सीटों की घोषणा नहीं की तो नाराज होकर के और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए, कई तरह की बात कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए थे। तो फिर कवायद हुई कि भाजपा उनको अपने एनडीए के फोल्ड में लाई और 9 या 11 सीटों पर 11 सीटों पर उनको चुनाव लड़ाई। तो इस तरह से उनके उम्मीदवार जो हैं वो 4 जीते भी थे, लेकिन बाद में फिर दूसरे पार्टियों में चले गए थे। लेकिन अगर आप अब इस बार की चुनौती को देखें तो अब जो है मुकेश सहनी महागठबंधन के खेमे में अभी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 3 सीटों पर चुनाव लड़े, राजद ने उनको ऑफर किया, महागठबंधन का एक तरह से ऑफर आप कह सकते हैं। 3 सीटों पर लड़े, एक पर भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अलबत्ता तेजस्वी यादव के साथ वो सारे पूरे चुनाव के दौरान मंच शेयर करते रहे, उनके साथ सभाएं करते रहे। अब इधर फिर एक बात आ रही है कि मुकेश सहनी फिर एनडीए के फोल्ड में वापस आ सकते हैं, जैसा आप रवि जी भी बता भी रहे थे। तो सियासत है, सियासत में कुछ भी संभव है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो अगर वो एनडीए के फोल्ड में आते हैं तो एनडीए के लिए सीटों के बंटवारे में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले बार 4 पार्टियां थीं, अब इस बार वीआईपी भी आ जाती है उनके साथ। उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, चिराग की भी पार्टी है, हम भी है, भाजपा भी है, जदयू भी है। तो इन सारे सीटों में, सारे पार्टियों में सीटों के तालमेल को लेकर के एक नई चुनौती, इनको एक नए तरह के फार्मूला स्ट्रेटजी अपनानी पड़ सकती है। अब जहाँ तक आप कह रहे थे कि चिराग ज़्यादा सीटों की डिमांड करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार भी चिराग ज़्यादा सीटों की डिमांड करेंगे। पिछली बार भी वो ज़्यादा सीटों की डिमांड किए थे, नहीं मिली थी सीटें, तो वो फिर अकेले लड़ गए थे। इस बार उनके दावेदारी इस आधार पर भी पुख्ता मानी जा रही है कि वो 5 लोकसभा सीटें जीत चुके हैं। तो एक लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें होती हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें तो 6 5 30, यानी कि 30 विधानसभा क्षेत्रों में उनके लोकसभा के सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब कहाँ क्या समीकरण है, कहाँ लोजपा पहले नंबर पर है, कहाँ दूसरे नंबर पर है, विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस आधार पर इनके सीटों की दावेदारी बढ़ सकती है। अगर ये 2015 के चुनाव पर गौर करें तो उस समय ये 40 सीटों पर एनडीए के खेमे से चुनाव लड़े थे, 40 या 42 सीटों पर, 42 सीटों पर लड़े थे। तो इस बार, पिछले बार भी वो उसी आधार पर सीटें मांग रहे थे, नहीं मिली। अब इस बार जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं एनडीए में, इतनी सारी पार्टियां हैं, हम हैं, जदयू, भाजपा, रालोमो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, हम है, चिराग पासवान की पार्टी है, फिर अभी पशुपति पारस को भी हम लोग लेकर के चले, वो क्या रुख उनका रहता है अभी थोड़ा सा वाच करना पड़ेगा। अभी वो कह रहे हैं कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बीच में अमित शाह से भी मिल लेते हैं, नड्डा जी से भी मिल लेते हैं। तो उनका मोह कहीं ना कहीं अभी एनडीए से बना हुआ है। तो भविष्य में क्या रुख लेते हैं, क्या उनकी राजनीति करवट लेती है, तो वो थोड़ा सा वाच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इतने सारे स्टेक होल्डर में ये तय बात है कि जैसे चिराग पासवान को 2015 में 42 सीटें मिली थी, मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार उनको 42 सीटें मिल पाएंगी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा पार्टियां हैं एनडीए में। लेकिन वो तो चाहेंगे कि उनको ज़्यादा ज़्यादा सीटें मिले। देखिए, चाहने के लिए तो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है। आप अभी उनके रांची के में जो बैठक हुई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसमें उनको डिक्लेयर किया गया, नई जो चुनाव कार्य समिति सब बनी जो, तो उसमें भी उनका यही था, एक धमकी भरा संदेश देने की कोशिश थी कि अगर सीटों का तालमेल सही ढंग से नहीं हुआ, हालांकि वो धमकी उनकी झारखंड को लेकर के थी, तो हम अलग चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। राज्यों में हमारा कोई एनडीए के साथ गठबंधन चुनाव लड़ने को लेकर के नहीं है। तो उनका सीधे सीधे इशारा ये था कि भाई हमको सीटें दो हमारे मन मुताबिक, वरना हम अलग राह अपना लेंगे। अब लोजपा की पार्टी जो जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, और रामविलास पासवान के एक विरासत वोट उस पार्टी से जुड़ा हुआ है,
और वो अब उस पासवान तबके के मतदाता रामविलास का अक्स चिराग पासवान में देखते हैं। तो ये माना जाता है कि जो भी पासवान वोटर्स हैं 5% 7% जो भी हैं, वो चिराग के कहने पर उस दल को, उस गठबंधन को, उसको वोट देंगे जिसको वो कहेंगे। तो यही उनकी बार्गेन पावर है, इसी के आधार पर वो बार्गेन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस तरह का भी उनका बयान आ रहा है, और मैंने कहा कि सियासत में कुछ भी अनूठा नहीं होता है, अजीब नहीं होता है, तो हो सकता है कि अगर इधर बात ना बने और अगर महागठबंधन से उनको अधिक सीटों का ऑफर हो जाए तो अच्छा, हाँ, तो वो भी हो सकता है। अच्छा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये ऑफर उनके लिए खुला था। तेजस्वी यादव की तरफ से, राजद की तरफ से यह ऑफर उनके लिए खुला था कि आप मेरे साथ आ जाइए, सीटें हम आपको ज़्यादा देंगे। लेकिन अपने लिए सुविधाजनक देख करके चिराग पासवान एनडीए के खेमे में रहे और अपने हिसाब से बार्गेन भी किया, अपने चाचा को एक भी सीट नहीं दिए। तो उनके चाचा का फिर क्या होगा? मैंने अगर वो भी इस गठबंधन में रहे तो निश्चित रूप से चिराग का सीट कटेगा। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि भाजपा इस मुद्दे को, चूँकि भाजपा कहने के लिए विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा दोनों हैं, लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार स्टीयरिंग सीट पर रहेंगे। तो आपको नीतीश कुमार तो ये चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में कम से कम वो बड़े भाई की भूमिका में रहें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 17 भाजपा लड़ी और ये कम पर लड़े, तो छोटे भाई की भूमिका में थे। लेकिन यहाँ पर उनके साथ मुश्किल है कि उनकी 44 सीटें हैं, तो वो बड़े भाई की भूमिका में कैसे रहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव में पिछले बार भी वो ज़्यादा सीटों पर लड़े थे। ये अलग बात है कि वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, तो दावेदारी उनकी रहेगी, चूँकि वो सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़े, चाहे एक ही क्यों ना हो, एक ही ज़्यादा क्यों ना हो। तो कहने के लिए होगा कि भाई कि हम बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई की भूमिका में हम ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। और अगर इस तरह से बात बनी तो फिर चिराग पासवान के लिए कितनी सीटों पर समझौता होता है ये देखना होगा। लेकिन 42 सीटें, जैसा कि 15 में वो एनडीए में रहते हुए लड़े थे, उतना पर नहीं होगा, क्योंकि अब ज़्यादा पार्टियां हैं। फिर उनके चाचा पशुपति पारस की भी पार्टी है, रालोजपा, तो इस लिहाज से थोड़ा सा सीटों का तालमेल करना पड़ेगा, आपस में इन लोगों को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही उनको राज्यसभा भेज दिया गया, वो चुनाव हार गए लोकसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा कि उपेंद्र कुशवाहा को आपने हरवा दिया और वहाँ पर पवन सिंह को खड़ा करके और उनको हरवा दिया गया। कुशवाहा मतदाताओं को अगर अपने साथ रखना है तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़रूरी हैं। और कितने ज़रूरी हैं, आप कितने ज़रूरी मानते हैं? और अगर वो ज़रूरी हैं तो वो भी डील करेंगे, बड़ी डील करेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का महत्व तो है, तभी तो काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी एनडीए की तरफ से, जदयू भाजपा की तरफ से सामूहिक रूप से प्रयास करके उनको राज्यसभा भेजा गया। इससे साफ है कि एनडीए के जो मुख्य घटक दल भाजपा और जदयू हैं, वो उनकी सियासी महत्व को समझ रहे हैं। यह अलग बात है कि अभी विधानसभा में उनके एक भी अभी तो उनका कोई एमएलए नहीं है, लेकिन अब है कि उसी हिसाब से अब 15 का लोकसभा चुनाव को देखें, बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो वो 23 सीटों पर लड़े थे, हैं। लेकिन अब इस बार उतनी सीटें तो मिलनी मुश्किल हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सीटें घट सकती हैं, तो वैसे ही उनकी भी सीटें घट सकती हैं। तो एक सवाल इसके साथ ये बनता है कि उपेंद्र कुशवाहा, माने कुशवाहा मतदाताओं को साधने के लिए लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग किया और वो सफल हो गया। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी रास्ता खुला है कि वो राजद का रुख कर सकते हैं? देखिए, एक बड़ा कारण उनको राज्यसभा भेजने का ये भी था कि वो फिर इधर उधर ना करें, वो एनडीए के साथ जुड़े रहें। जैसा मैंने बताया कि उनका कुशवाहा जाति से, कुशवाहा समाज से होने के कारण उनका एक सियासी महत्व है बिहार की राजनीति में। तो भाजपा ने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जदयू भी उस पर विचार करते हुए उनको राज्यसभा भेजा। लेकिन अब चूँकि इस बार के चुनाव में वो खुद चुनाव हार चुके हैं, उनकी पार्टी से कोई विधायक नहीं है, तो उनकी वो बार्गेन पावर नहीं है जितनी कि पिछले पहले हुआ करती थी। तो उस हिसाब से उनकी सीटें भी अब 23 अगर वो कहेंगे तो 23 देने पर, और
40-42 चिराग को देने के बाद फिर भाजपा जदयू के पास क्या बचा है? फिर हम कहाँ जाएगा? और मान लीजिए कि दूसरे पार्टियां आती हैं तो उनके लिए, मुकेश सहनी आते हैं तो उनके लिए क्या होगा? पशुपति पारस के लिए क्या बचेगा? तो इस तरह से उतना नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको दूसरे तरह से इसको विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो आप गौर करें कि लोकसभा चुनाव में लालू ने खुद भी कुशवाहा उम्मीदवार उतारे और महागठबंधन के अन्य दलों से भी उतरवाए। तो वो मिला जुला एक लगा कि महागठबंधन से इतने कुशवाहा उम्मीदवार हो गए लोकसभा में। तो ये चाल एनडीए भी चल सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मान लीजिए कि कम उम्मीदवार आते हैं। अब ये भी तो नहीं है कि उनको मान लीजिए कि जितनी भी सीटें मिलती हैं तो सब पर कुशवाहा उम्मीदवार उतार दें, ऐसा भी नहीं है। उनको भी सामाजिक समीकरण का अपने पार्टी के लिहाज से ख्याल करना पड़ेगा। तो उसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भाजपा, जदयू, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, रालोमो, चिराग, ये सब मिल करके ये एक काट कर सकते हैं महागठबंधन का कि लगे कि कुशवाहा उम्मीदवारों को एनडीए ने भी तरजीह दी, महत्व दिया, तवज्जो दिया, ज़्यादा सीटें सब मिला करके उनके लिए घोषित कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। एक पिछले चुनाव में ये भी हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़ गए, लोजपा जो है वो भी एक अलग चुनाव लड़ गई, तो आखिरकार वो वोट कटा नीतीश कुमार का, मान कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी इत्यादि ये वोट कट गया नीतीश कुमार का, इसलिए वो तीसरे नंबर की पार्टी पर बन गए। तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान ज़रूरत है नीतीश कुमार के लिए भी? हाँ, देखिए बिल्कुल दोनों पार्टियों के जाने का असर तो पड़ा एनडीए पर। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा किसी कीमत पर इन लोगों को दूसरी तरफ नहीं जाने दी। ये अलग बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक ही सीट मिला था लोकसभा का, वो खुद उनके लिए था काराकाट, लेकिन भाजपा उनके महत्व को समझते हुए ही उनको जोड़े रखा है। चिराग पासवान का अपना एक वोट आधार है तो उस लिहाज से उनका भी महत्व है। तो मतलब ऐसा नहीं है, दोनों एनडीए की ज़रूरत है। और अगर ये सब मिल करके भाजपा, जदयू, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, हम, ये सब मिल करके एक कंप्लीट गठबंधन बनता है और ये एक बहुत ही मजबूत गठबंधन होगा जिसको कि और ये गठबंधन महागठबंधन को एक चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में, 2025 के चुनाव में कड़ी टक्कर देगा। आपको लगता है कि ये वीआईपी को भी एनडीए चाहेगी कि उनके उसमें गठबंधन में वो आएँ, तो फिर वो मुकेश सहनी भी सीटों की डील करेंगे? बिल्कुल, मुकेश सहनी का जो निषाद समाज का जो वोट है और वो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के रूप में भी घोषित करते रहे हैं और उनके लिए आरक्षण की भी मांग करते रहे हैं, तो उनकी सियासी योजना तो दीर्घकालिक लगती है, क्योंकि आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं उस पर अभी कोई दल किसी भी रूप में कुछ कहा नहीं है, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब है कि अन्य दल उसको अभी इग्नोर करके चल रहे हैं, जबकि मुकेश सहनी आरक्षण की मांग, निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। हो सकता है कि इस बार फिर अगर वो एनडीए के फोल्ड में आते हैं तो उस पर कुछ डील करें कि भाई अगर सरकार बनती है तो सरकार निषाद समाज को आरक्षण देने पर विचार करे या उसको दे। लेकिन अगर वो साथ आते हैं तो एक उस समाज का भी एक वोट है जिसका कि पूरी तरह से नहीं भी कहें तो काफ़ी हद तक उस पर मुकेश सहनी का प्रभाव है। अगर अभी उनके पिताजी का निधन हुआ था, अगर आप गौर करें तो अभी महागठबंधन में हैं, लेकिन महागठबंधन से ज़्यादा भाजपा के नेता उनके पिताजी के श्राद्ध में शामिल होने गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका सियासी महत्व तो समझ में आता है। तो इस लिहाज से वो भी वोटों के लिए, वो भी सीटों के लिए बार्गेन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू, बड़ा भाई छोटे भाई का तो इन्हीं के बीच है। पिछले चुनाव में हम जो हमारे पास वो है कि 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 115 पर जेडीयू लड़ी थी, वीआईपी 11 सीटों पर और हिंदुस्तानी अवाम 7 सीटों पर लड़ी थी। 74 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी और ये 43 सीटें जदयू। इस बार जदयू अगर सीटें ज़्यादा मांगती है तो अपने कोटे में से देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, माने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देना पड़ेगा, चिराग पासवान को देना पड़ेगा, कि जदयू भी सीट शेयर करेगी कुछ? देखिए, पिछले बार जो सीटों की जो साझेदारी हुई थी, जो सीट शेयरिंग हुई थी, उसमें जदयू के खाते में 122 सीटें गई थी। 122 में से उसने हमको दिया था। तो कुछ इस तरह से एक समझौता बने कि भाई इन पार्टियों को
आप अपने खाते से दीजिए, बीजेपी कहे कि इन पार्टियों को हम अपने खाते से देंगे, तो ये तो पिछले बार वाला फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा है कि सब मिल करके एक तालमेल करें, एक सामंजस्य बिठाएं कि नहीं, हम आप इतने इतने पर और इन पार्टियों को इतनी सीटों पर दें, इतने सीटों पर दें। तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि अगर पिछले बार की तुलना पिछले बार के हिसाब से जोड़ें तो 115 जदयू और 110 भाजपा, यानी कितने हो गए? 125। तो अब आपको लग रहा है कि बाकी 243 में से बाकी बचे सीटों पर जिस तरह से समझौता हो या बंटवारा हो कि ये दल मान जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन दलों को भी समझौता करना पड़ेगा और कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसे आप गौर करें कि बीजेपी 90 हो जाए, 92 हो जाए, एक बार इतने सीटों पर बीजेपी लड़ चुकी है और जदयू 104 या 5 सीटों पर लड़ी थी। तो उस स्थिति में पहुँचे या और सीटें कुछ कम हो जाए, क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के अलग होने और उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने से एनडीए के जीत पर असर पड़ा था, नीतीश की पार्टी को झटका लगा था। तो ये दोनों पार्टियां कतई नहीं चाहेंगी कि इस बार फिर वैसी स्थिति बने और हमारी सीटें कम हो जाएं। तो दोनों अगर साथ सब मिल करके लड़ते हैं, मान लीजिए कि आप 243 पर लड़ जाइए, जैसे चिराग पासवान 135-37 पर लड़ गए और जीते एक, तो फायदा क्या है? तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि जदयू कहे कि नहीं हम 115 पर लड़ेंगे या 112 पर लड़ेंगे, 120 पर लड़ेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेन है कि आपका स्ट्राइकिंग रेट क्या है। आप कम सीटें लड़ करके और ज़्यादा जीत जाते हैं, वो ज़्यादा सफल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सीटें जीत करके और आप कम सीटें हासिल करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मेन बात है कि सरकार बनाना। तो सरकार बनाने के लिए नंबर गेम, मैजिक नंबर गेम वही होता है जो गठबंधन ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करता है। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार दावा कर रही है कि अब की बार माने उनकी अपनी सरकार बनेगी। हालांकि इस बार तो उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार की सीटें 43 से अगर 10-20 और बढ़ जाएंगी अगर इस चुनाव में, तब भी वो लगता तो यही है कि दूसरे नंबर की पार्टी रहेंगे, तब भी वो मुख्यमंत्री वही होंगे। देखिए, नीतीश कुमार के साथ केवल आप सीटों के हिसाब से उनका आकलन मत कीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी पिछले बार भी कम सीटें जीती थी और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना एक फेस है, अपनी एक छवि है, अपना एक इमेज है और उनके साथ एक शासन चलाने का एक लंबा तजुर्बा है। एक बहुत ही सीनियर, देश के बहुत सीनियर लीडर माने जाते हैं, जिनको केंद्र से लेकर के राज्य तक में मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार चलाने का अनुभव है, मंत्रालय चलाने का अनुभव है, तो प्रशासनिक अनुभव है उनके पास। फिर लोगों में अभी भी अति पिछड़ा के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। और पूरे देश में आप पिछले बार देखिए कि अगर महागठबंधन फेल हुआ तो नीतीश कुमार का जो आरोप था कि उसमें वो लोग बहुत सुस्ती बरत रहे थे, सीटों के बंटवारे से लेकर के, चयन से लेकर के तमाम चीज़ों में, जिसकी वजह से उनका मोह भंग हुआ और महागठबंधन से अलग हुए। लेकिन अगर आप गौर करें तो महागठबंधन को जो मौजूदा स्वरूप में इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप दिया गया था, उसको देने के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। तो इसलिए ऐसा उनको, और उसका पीछे वजह ये भी थी कि पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है। तो इसलिए सीटों के घटने बढ़ने से बहुत असर नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने नहीं पड़ने पर। सीटें थोड़ी बढ़ जाएं या इतनी ही रहें, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि अगर इस गठबंधन के साथ जदयू लड़ता है तो उसकी सीटें बढ़ेंगी। तो बढ़ेंगे तो अगर मान लीजिए कि दूसरे नंबर की भी पार्टी रहती है और भाजपा कह चुकी है, खुद भाजपा नेतृत्व का ये कहना है कि हमारे अगुवा नीतीश कुमार ही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो सीएम भी वही रहेंगे। अगर बहुत कुछ ऐसा उलटफेर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो अभी तक के हिसाब से इस कि सिर्फ इस वजह से कि जदयू को सीटें कम आ जाती हैं तो सीएम नहीं बनेंगे, ये सही नहीं है। तो अगर कम आते चलते एक छोटा सवाल कि चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा है, वो चाहेंगे कि, हालांकि वो तैयारी आगे के चुनावों के लिए कर रहे हैं, 30 तक शायद वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में तो वो भी हैं। तो और उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले बार जो गठबंधन बनाया था MIMI के साथ मिलकर, और एक गठबंधन उन्होंने, तो उस समय भी उस गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा उपेंद्र कुशवाहा ही थे। तो सीएम के चेहरा माने भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, चिराग पासवान भी बनना चाहते हैं।
लगता नहीं है कि ये इसमें से कोई भी सफल होगा, नीतीश कुमार अभी काबिज रहेंगे सत्ता में? देखिए, अभी तक के हिसाब से तो नीतीश कुमार का जो यूएसपी है वो सबसे ऊपर है और वही दिख रहे हैं। और अभी जो मैंने कहा कि राजनीति में और सियासत में ये इसमें अब कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप अभी बिहार में एक और फोर्स जो सामने आ रहा है, फोर्स सामने आ रही है तेज़ी से, वो है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। ठीक एक महीने बाद अब उसकी लॉन्चिंग है 2 अक्टूबर को। तो उसके आने के बाद बिहार की सियासत क्या करवट लेती है, द्वितीय चिराग किधर रहते हैं या उपेंद्र कुशवाहा किधर रहते हैं, ये सारी चीज़ें अभी अंतिम निष्कर्ष के रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए अभी बहुत कुछ सियासी उलटफेर होना बाकी है। थोड़ा सा हम लोगों को वाचफुल रहना पड़ेगा। तो रहिए, इंतज़ार करिए, क्योंकि 2025 के चुनाव से पहले बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर आने वाली है और हर रोज़ नया करवट ले रही है। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में इस चुनाव में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और पहली बार जब उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार की सीटें और ज़्यादा बढ़ेंगी? क्या दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से उनसे डील कर पाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहेंगी? इस पर हमारी नज़र रहेगी और इस बातचीत पर आप हमें अपना कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगी। और इस तरह की बातचीत हर रोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।